नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। आज मैं बीए बीएड के 4th सेमेस्टर के हिंदी लैंग्वेज के पेपर के अंतर्गत उपन्यास के तत्वों के बारे में बताऊंगी। देखो बच्चों, जिस प्रकार से सृष्टि की रचना 5 तत्वों से मिलकर होती है, उसी प्रकार ही उपन्यास की रचना भी कुछ तत्वों द्वारा होती है और उन तत्वों का सम्मिलित रूप ही उपन्यास है। उपन्यास में सर्वप्रथम कथा का होना आवश्यक है और कथा किसी पदार्थ, घटना या पात्र से संबंधित होती है। अतः उपन्यास का दूसरा तत्व पात्र है। पात्र कथा के निर्माता होते हैं और कथा का अस्तित्व और विकास पात्रों पर आधारित होता है। पात्रों के क्रियाकलाप ही घटना का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए पात्रों को अन्य पात्रों से वार्तालाप भी करनी पड़ती है और जब वार्तालाप करेंगे तो वो संवाद का रूप लेते हैं, है ना। तो हम मानेंगे कि संवाद भी जरूरी है और वो पात्र उस स्थिति में जहाँ पे भी स्थान पर बातचीत करते हैं या जहाँ की घटना होती है, क्रियाकलाप होता है, वो स्थान, देश, काल, वातावरण में आ जाता है। फिर उनकी शैली, भाषा और शैली वो अत्यधिक आवश्यक होती है। उसके बाद जो पात्र हैं वो वार्तालाप जो करते हैं वो किस शैली में करते हैं, किस तरह की उनकी भाषा होती है, और उसके बाद वो जो वार्तालाप है वो बिना उद्देश्य के नहीं होती। तो देखा जाए तो उद्देश्य भी सबसे अधिक इसका महत्वपूर्ण तत्व है। तो हम देखते हैं कि हमने देखा उपन्यास के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हो गए। उपन्यास के तत्व हो गए, आप बताइए कौन कौन से तत्व हुए। तत्व हुए कथा वस्तु, और कौन से तत्व हुए, पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल वातावरण, है ना, कथोपकथन या संवाद, और भाषा शैली, उद्देश्य। तो इस प्रकार से इसके उपन्यासों के 6 तत्व होते हैं। इनके आधार पर ही एक उपन्यास का निर्माण होता है। ठीक है, कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, वातावरण या देशकाल, भाषा शैली, उद्देश्य। तो इन सब जो तत्व हैं इनके बारे में हम विस्तार से एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कथा वस्तु की। पहला जो इसका तत्व है उपन्यास का, उसकी बात करते हैं अपन। कथा वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उपन्यास का जो पहला तत्व है कथा वस्तु। कथा में कई घटनाएं होती हैं। इन समस्त घटनाओं के सम्मिलित रूप से सम्मिलित होने से ही उपन्यास के स्वरूप का निर्धारण होता है। कथा वस्तु उपन्यास का मूल है और उपन्यास की कथा वस्तु के लिए कुछ बातें बहुत ही आवश्यक होती हैं, जैसे कि रोचकता। भाई कथा में जो है वो एक रोचकता होना बहुत ही आवश्यक है। ये एक तरह से उसका अनिवार्य गुण है, क्योंकि अगर रोचकता नहीं होगी तो पाठक का मन किसी भी तरह से उस पूरे पढ़ने के लिए, उपन्यास को पूरा पढ़ने को नहीं होगा और वो उसको अधूरा बीच में छोड़ देगा। तो पाठक का मन रमाए रखने के लिए उपन्यासकार को अपनी वस्तु में रोचकता का विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि रोचकता के बिना कोई भी उपन्यास मनोरंजन करने में समर्थ नहीं हो सकता। और रोचकता उपन्यास के प्रारंभ से ही होनी चाहिए और अंत तक रहनी चाहिए। ठीक है ना। रोचकता ऐसा ना हो कि बीच में हो या प्रारंभ में हो। रोचकता प्रारंभ से होनी चाहिए, क्योंकि जो ही रोचकता होगी उसमें एक जिज्ञासा पाठक में बनेगी, उसको पढ़ने का एक ललक बनेगी, उसको उससे एकदम प्रभावित होगा। और वो रोचकता उपन्यास के प्रारंभ से होकर अंत तक होनी चाहिए। यदि रोचकता बीच में ही समाप्त हो जाती है तो पाठक भी उसे बीच में ही पढ़ना बंद कर देता है ना। तो रोचकता इसका कथा वस्तु का ये जो गुण है, रोचकता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। उसके अंदर रोचकता के साथ साथ मौलिकता भी होनी चाहिए, क्योंकि मौलिकता कथा वस्तु का इतना महत्वपूर्ण गुण है कि यदि विषय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर मौलिक नहीं है उपन्यास तो फिर उसको ना तो उसका कोई अर्थ रहेगा और ना ही उसको पाठक बहुत सुरुचि से, बहुत अपने जिज्ञासा से पढ़ेगा। तो पहले उसकी शर्त ये है कि भाई उसमें जो कथ्य है उसका, उसमें मौलिकता भी होनी आवश्यक है। उसके बाद आता है संभाव्यता।
कथावस्तु की संभाव्यता का अर्थ है उपन्यास की घटनाएं जीवन के समीप हों, उनमें अलौकिक चमत्कार आदि न हो, है ना। क्योंकि अगर उसमें अलौकिक चमत्कार होगा तो वो हमको एक इस तरह की कल्पना और बहुत ही मनोरंजन प्रधान सी कोई चीज़ लगेगी कि ये तो कोई ऐसे ही उपन्यास है। इसलिए कथा वस्तु में घटनाएं जो हैं वो जीवन के बिल्कुल समीप हों, उसमें हर व्यक्ति को पढ़ के लगे कि ये तो हमारी ही कहानी है, ये तो उसको उस चीज़ को आत्मसात करे और उस चीज़ को, उस कथा को, उस घटना को आत्मसात करने के लिए पहली शर्त है कि वो चमत्कार और उसमें अलौकिकता ना हो और पूर्ण जो है यथार्थ के धरातल पर ही वो कहानी लिखी हुई हो और पूर्ण घटनाओं पर आशा, ताकि जो जो भी उसकी घटनाएं हैं उपन्यास की, उन पर आसानी से विश्वास किया जा सके। क्योंकि काल्पनिक होंगी, उसमें ऐसे चमत्कार होंगे तो उस घटनाओं का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा और कोई उसके ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा। सुगठन अगला इसका गुण है, सुगठन। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज़ का, किसी कथा का, किसी कथा वस्तु का गठन होना, सुगठन होना बहुत ही आवश्यक है। और वो कैसे होता है कि क्रम लिए होता है कि हम किसी भी चीज़ को जो भी हम घटना या जो भी कथा कह रहे हैं उसके अंदर उन घटनाओं को क्रमवार हों, उनके अंदर एक क्रमबद्धता हो, है ना। अगर घटना सही तरीके से गठन किया गया है और वो बिखरी हुई नहीं है तो वस्तु संगठन ऐसा हो कि आवश्यक घटना छूट ना जाए। अगर वो अच्छी तरह से उसका सुगठन किया हुआ है और वो बिखरी हुई, ऐसा ना लगे कथा बिखरी हुई है, क्रमबद्धता उसमें हो, एक तारतम्यता हो, तो ऐसा, और उसके लिए आवश्यक है कि कोई भी घटना ऐसा ना हो कि छूट जाए। जहाँ आवश्यकता हो रही है जिस घटना की, उसको नज़रअंदाज ना करें और वो छूट ना जाए, और साथ ही अनावश्यक घटनाएं उसमें ना आ जाए। इस बात का भी उपन्यासकार को ध्यान रखना चाहिए। और जीवन के क्रम के अनुसार ही कथा वस्तु का संगठन होना चाहिए और होता भी है। क्योंकि जिस तरह से जीवन क्रम चल रहा है, जो घटना है, जो कथा वस्तु है उसकी, उसी के अनुसार उसको क्रमबद्धता उसमें होनी चाहिए। उसके बाद है कौशल। कौशल से कथा वस्तु में रोचकता का संचार होता है ना, किस कुशलता के साथ उस कथा वस्तु का संयोजन किया है। तो कौशल से कथा वस्तु में रोचकता का संचार होता है और वो ऐसा लगता है कि वो ये जो कथा है हमारे जीवन के बिल्कुल समीप हमको प्रतीत होती है कि ये तो हमारे जीवन से बिल्कुल संबंधित कथा है। अब ये तो हुई कथा वस्तु की बात कि कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए, कथा वस्तु में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, किस तरह के उसमें गुण होने चाहिए। और अब बात करते हैं दूसरा जो इसका पॉइंट है, इसका उपन्यास के तत्वों का दूसरा पॉइंट है पात्र और चरित्र चित्रण। हम देखें कि पात्र भी उपन्यास में दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। पात्र सजीव और यथार्थ जीवन से संबंधित होने चाहिए। काल्पनिक, मैंने पहले भी कहा है बच्चों कि पात्र जो हैं वो काल्पनिक नहीं हो, ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ना हो, और वो एकदम बिल्कुल सजीव और यथार्थ हमारे जीवन से जुड़े हुए हों। तो इस उपन्यासकार को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पात्रों के चयन में बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। पात्र यदि वास्तविक जीवन के संघर्षों, सुख दुख, उन सबको झेलने वाले हों तो वे पाठकों के मन में सहज ही उतर जाते हैं। यदि वो ऐसा लगता है कि वो जीवन के उन संघर्षों में जूझ रहे हैं, सुख और दुख झेल रहे हैं, तो ऐसा उनको पढ़ते हुए जो पाठक उसको पढ़ता जाता है तो वो पात्र उसके मन में आराम से उतरते चले जाते हैं, वो उनको आत्मसात करने लग जाता है। तो उपन्यासकार की सृष्टि जो है, पात्र सृष्टि बहुत ही स्वाभाविक, सजीव, मनोवैज्ञानिक और यथार्थ होनी चाहिए। उपन्यासों में चरित्र का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया जा सकता है कि चरित्र किस तरह से हों, किस तरह से उन चरित्रों को रखा जाए। कई प्रकार के पात्र हो सकते हैं कि जैसे वर्गगत और व्यक्तिगत पात्र हों। वर्गगत में जैसे कृषक की बात हो जाए, है ना, तो ये दिखाया जाता है व्यक्तिगत मतलब किसी की व्यक्ति की कोई उपन्यास है उसके ऊपर आधारित है, तो वर्गगत भी हो सकते हैं, व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। आदर्श और यथार्थ चरित्र भी हो सकते हैं। आदर्श पात्रों में गुणों की प्रधानता होती है, क्योंकि जो आदर्श पात्र होते हैं उनके अंदर गुणों की प्रधानता होती है, और जबकि जो यथार्थ पात्र होते हैं वो उनमें अच्छाई और बुराई दोनों होती है, क्योंकि वो यथार्थ हैं।
है ना, यथार्थवादी हैं। तो जो जो बिल्कुल जैसा इंसान है वैसा का वैसा उसको बताया जाएगा, तो उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही हो सकती हैं, दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है। तो किसी भी उपन्यास में सफल चित्रण के लिए मानव के स्वभाव का गहरा ज्ञान उपन्यासकार को होना आवश्यक है। जब तक हम मनुष्य के मानव जीवन की मन की गहराइयों को नहीं समझेंगे, उसके मन की उनकी संवेदनाओं को नहीं जानेंगे, तब तक वो पात्र इतने प्रभावी रूप में हमारे सामने नहीं आ सकते। तो घटनाएं और पात्रों के बीच में तारतम्यता भी ज़रूरी है। जो भी घटनाएं हैं, पात्र हैं, उनमें तारतम्यता बहुत ज़रूरी है। और पात्र ऐसा हो कि स्वतंत्र हो, ऐसा ना हो कि उपन्यासकार अपने हाथों की कठपुतली बना के उनको नचाता रहे। जैसी उसने कल्पना की है, जैसा उसने संयोजन किया है, जैसा कि उसने गठन किया है कथा का, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार पात्र होने चाहिए। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये उपन्यास के जो तत्व मैंने 2 तत्व बताए हैं, तो कथा वस्तु और चरित्र के बारे में, तो आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो सेशन था, ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल सेशन, डिजिटल वर्जन 2.0 से था। और आपको यदि कोई इसमें जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या को दूर करूंगी। आज बस इतना ही। शेष जो है तत्वों के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।